ऐसा सीरियल किलर वो दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाता और फिर उनको साइनाइड चटाकर मौत के घाट उतार दिया करता। तकरीबन उसने 32 शादियां की और 32 दुल्हनों को उतारा मौत के घाट। ऐसा एक सीरियल किलर जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह भारत की ही कहानी है और बुरा इंसान कहीं भी हो सकता है, भारत हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना दक्षिण भारत के कर्नाटक की है। कर्नाटक के अंदर बंटवाल गांव नाम का एक गांव है जहां पर 16 जून 2009 को यह घटना घटी थी। आखिर क्या हुआ था? यहाँ पर होता है दोस्तों, 16 जून 2009 को एक अनीता नाम की लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं। उसके घर वाले कुछ और ही सोच रहे थे। उनके पड़ोस में एक मुस्लिम लड़का रहता है और वह सोच रहे थे कि वह मुस्लिम लड़के के साथ भागी है और मुस्लिम लड़का उसके साथ लव जिहाद करेगा। पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं घर वाले और पुलिस वालों को बताते हैं। उस लड़के के ऊपर शक होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस लड़की की तस्वीरें वगैरह निकाल देती है, थानों में पहुंचा देती है। तभी एक लड़की की लाश बस स्टैंड, यानी कि हसन ज़िले का एक बस स्टैंड होता है, उस बस स्टैंड के बाथरूम में उस लड़की की लाश मिलती है। अब यहाँ पर पुलिस परेशान है कि लड़की की लाश बस स्टैंड के बाथरूम में आखिर कैसे मिली। उसके बाद दोस्तों, पुलिस उस लड़के को, जिस लड़के के खिलाफ उसके लड़की के माँ बाप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो मुस्लिम लड़का था, उसको उठा लेती है। और यहाँ पर यह अचंभे की बात है कि दुल्हन के लिबास में उस लड़की की लाश मिली थी। तो पुलिस को लग रहा था कि शायद हो सकता है यह मामला लव जिहाद का हो सकता है। तो उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिलता है। तो मजबूरन उस लड़के को छोड़ना पड़ता है और पुलिस समझ जाती है कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है। यहाँ पर अनीता को किसी और ने ही मारा है। अब पुलिस अनीता की कॉल डिटेल्स निकालती है। तो जिस रात वह गायब हुई थी, उस रात उसने रात को 2 बजे तक एक नंबर के साथ बहुत देरों तक बात की थी। उस नंबर की जाँच पड़ताल की जाती है तो यह नंबर कावेरी नाम की एक महिला के नाम पर था। तो पुलिस को क्लू मिलता है कि शायद हो सकता है मामले की का पता चल जाएगा। कावेरी के घर जाया जाता है तो कावेरी भी बहुत दिनों से गायब थी। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक और परेशानी हो जाती है। तो कावेरी के फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। तो पुलिस के सामने एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है पुष्पा। वह पुष्पा से ज़्यादातर बातचीत किया करती थी। अब पुलिस पुष्पा के घर जाती है तो वह भी वहाँ से कई दिनों से गायब थी। कई दिनों से क्या, कई महीनों से गायब थी। उसका भी कोई अता पता नहीं था। उसके बाद पुष्पा की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो एक और लड़की से बात करती थी। उसके बाद उस लड़की की बातचीत की जाती है तो वह दूसरी लड़की से बात करती थी। सारी लड़कियां अपने अपने घरों से गायब थी। तकरीबन 30 लड़कियों से इसी तरह से चैन बनती चली जाती है। पुलिस 30 लड़कियों के घर पहुंच जाती है और सारी 30 की 30 लड़कियां गायब थी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस अब समझती है कि शायद यह सेक्स रैकेट चलाने वालों का मामला है। वो लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनसे सेक्स करवाते हैं। अब एक और फ़ोन मिलता है। लास्ट की लड़की किससे बात करती है? तो लास्ट की लड़की के कॉल डिटेल्स चेक कर जाती है तो वह एक 14 साल के लड़के के पास पहुंचती है पुलिस। वहां जाकर देखती है यह तो 14 साल का बच्चा है। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे पास यह नंबर किसका है? तो वह बताता है कि यह तो मेरे अंकल का है, मेरे चाचा जी का है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह पूछती है तुम्हारे चाचा का नाम क्या है? तो वह बताता है मेरे चाचा का नाम मोहन है। अब पुलिस मोहन के पास सीधा नहीं जाना चाहती है क्योंकि वह बहुत चालाक था। इतनी लंबी चेन बनाकर रखी हुई थी तो यह बहुत बड़ा शातिर था। उसके बाद मोहन के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो मोहन एक दूसरी अनीता नाम की लड़की से बातचीत किया करता है। तो पुलिस उस जिंदा अनीता के पास फ़ोन करती, उसको बुलाती है पूछताछ के लिए। तो उसको सारी चीज़ें दिखाती है तो वह बताती है कि यह मोहन नहीं है तो आनंद है, यानी कि वह उस लड़की से नाम बदल कर बात कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अनीता से कहती है कि तुम मोहन को यहाँ पर बुलाओ। तो अनीता उसके पास फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और वह वहाँ पर बताई गई जगह पर आ जाता है। पुलिस उसको धर दबोचती है। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि ये मामला क्या है। तो यहाँ पर जब वह खुलासा करता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। वह कहता है कि मैंने तकरीबन 32 महिलाओं के साथ शादी की है और उनका कत्ल कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर पूछा जाता है तो वह डिटेल में सारी बात बताता है। वह बताता है कि साल 2004 में वह एक टीचर था
सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, बहुत होशियार था। और फिर उसकी नज़रें एक लड़की से मिल जाती हैं, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। उसको वह प्रपोज़ कर देता है, लेकिन वह लड़की मना कर देती है। स्कूल की छुट्टी होती है तो वह सोचता है कि इस लड़की से बदला लेना चाहिए, तो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है। तो वह नहर के किनारे पर चलती हुई अपने घर जा रही थी, तो वह उससे फिर भी कहता है, लेकिन वह नहीं मानती है। वह उसको नहर में धक्का दे देता है, लेकिन यहाँ पर वह लड़की बच जाती है और बचने के बाद वह पुलिस थाने में पहुँचती है। और दोस्तों, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो यहाँ पर उस लड़के मोहन को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वह जेल से बाहर आता है, फिर स्कूल जाता है, तो स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसे बदनाम व्यक्ति को कोई भी नौकरी पर नहीं रखेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इधर उधर भटकता रहता है, दर बदर। तो उसकी मुलाकात एक सलीम नाम के लड़के से होती है, जो कि सोने चांदी की चीज़ों को चमका दिया करता था। और वह पूछता है कि तुम यह कौन सा केमिकल डालते हो जिससे ये चीज़ें चमक जाती हैं। तो वह बताता है कि यह साइनाइड जहर है। इसको अगर इंसान की जीभ पर भी रख दिया गया तो 1 सेकंड लगेगा उसको मरने में। और वह कहता है कि यह चीज़ हमें जानकारी से मिलती है, क्योंकि हम ऐसा काम करते हैं, यह सब को किसी को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह उस केमिस्ट का पता लेकर के पहुँच जाता है उसी जगह पर और साइनाइड मांग लेता है अपने दोस्त का हवाला दे करके। वह उसको साइनाइड दे देता है। उसके बाद वह बन ठन के अच्छे कपड़े पहन करके बस अड्डे पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवस जाग रही थी। तो वहाँ पर देखता है कौन सुंदर लड़की है, कौन अच्छे घर की है। तो जो लड़की वहाँ पर अकेली सी बैठा करती, तो उसके सामने वह लंबी लंबी डींगे हाँपने लगता कि मैं तो शादी करूँगा, तो मैं कभी दहेज नहीं लूँगा। इस तरह की बातें करता और लड़कियों को पटा लिया करता। लड़की को पटाने के बाद वह आसपास में ही, बस स्टैंड के आसपास में भी एक लॉज बुक करता, उसमें उसके साथ रहता और मंदिर में जाकर उसके साथ शादी करता। फिर जब सुहागरात मना लेता और 2-4 दिन 10 दिन में उसका मन भर जाता, तो वह उसको उसी बस स्टैंड में ला करके और उसे कहता कि अभी हमारे घर वाले ये नहीं चाहते कि हमें बच्चा हो, क्योंकि बच्चा हो गया तो हम कामयाबी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमसे कमाया नहीं जाएगा। तो मेरे पास ऐसी दवाई है कि उसको अगर तुम थोड़ा सा चख लोगी तो बच्चा बहुत दिनों बाद होगा। तो वह उसकी जो पत्नियां बना करती उसके चाल में आ जाया करती। फिर कहा करता कि उसको चखने के बाद एकदम से पेशाब लगती है, इसलिए तुम बस स्टैंड के बाथरूम में जाओ और वहाँ जाकर तुम इस दवाई को चख लो। दोस्तों, बाथरूम में जाकर वह लड़कियां उस दवाई को चख लिया करती और साइनाइड को आपको पता है जीभ पर रखते ही मौत हो जाती है। और जैसे ही बाहर के लोग बाथरूम को खोला बंद देखते तो वह चिल्लाते, दरवाज़ा खोलते तो उसके अंदर से लाश मिला करती। इसी तरह से वह अलग अलग जगहों पर जाकर, दूर दूर जगहों पर जाकर यह कांड किया करता, जिससे कि पुलिस को कोई शक ना हो। इसी तरह से मामला चल रहा था दोस्तों। अब यहाँ पर पुलिस को सारी जानकारी मिल जाती है। अब पुलिस पूछती है कि तुम लड़कियों को मारते क्यों थे, तो वह बताता था कि वह लड़कियां जब शादी करके आया करती तो कुछ ना कुछ तो सोने चांदी की चीज़ें लेकर आया ही करती थी, उनको मैं अपने पास रखवा लिया करता और जब लड़की मर जाती तो उनको बेच करके अपना गुजारा किया करता। दोस्तों, इस तरह से वह मौज ले रहा था ज़िंदगी की। अब क्या होता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वहाँ पर वह कहता है कि मैं अपना वकील नहीं करूँगा, मैं खुद ही कोर्ट केस लड़ूंगा, क्योंकि मेरा वकील तो मुझे फंसा देगा। तो वह कोर्ट में खड़ा हो जाता है और उसके बाद वह कहता है कि मेरे ऊपर आरोप लगाया है पुलिस ने कि 30 लड़कियों को साइनाइड जहर देकर मैंने मारा है। तो यहाँ पर कहता है क्या आपने उन लाशों की जांच करवाई, कितने मामलों में मैंने साइनाइड दिया है। तो यहाँ पर पुलिस चुप हो जाती है और वह एक बार फिर से कोर्ट से छूट जाता है। उसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है, उसको सज़ा जो दिलवानी थी। तो एक ऐसा पुजारी मिलता है पुलिस को जिसके पास मोहन आया था और उससे कहा था पुजारी से कि अगर मैंने पाप किए हैं तो क्या उनकी कोई पूजा है जिससे कि मेरे ऊपर से पाप हट जाएं। तो पुजारी पहले मना करता है, लेकिन उसको जब पैसे दिए जाते हैं तो पुजारी उसके साथ कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है कि तो अब पाप मुक्त हो गया है। दोस्तों, उस पुजारी को विटनेस के रूप में पेश किया जाता है। उसके बाद यह मामला संज्ञान में आता है और 3 मामलों में उसको अब फांसी की सज़ा हो गई है। लगभग 6 मामलों में उम्र कैद और बाकी के मामले अभी उसके ऊपर चल ही रहे हैं, उनमें अभी सज़ा होना अभी बाकी है। तो ऐसे दरिंदे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? तभी कहा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति के चक्कर में ना फंसें, वरना कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वह जो लड़कियाँ थी निर्दोष मारी गई, उसके चक्कर में फंस जाया करती, उससे शादी किया करती और फिर उनको वह साइनाइड दे दिया करता और मौत के घाट उतार दिया करता। उनके सोने चांदी के जेवरात और कुछ पैसे रख लिया करता। तो ऐसे राक्षसों और ऐसे दरिंदों से दूर रहें, वरना ज़िंदगी कभी भी बदला ले सकती है।
वरना ज़िंदगी कभी भी तबाह हो सकती है। बचकर रहें, सावधानी से रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।